60 के दशक में मुंबई का अपना रुआब था। उस वक्त देश भर के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे। वजह जैसी भी हो, लोगों को हर तरह का काम यहाँ मिल जाता था। हालांकि जिन लोगों के पास किराए पर रहने की व्यवस्था नहीं होती, वो फुटपाथ पर अपना सहारा बना लेते। लेकिन 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों के लिए काल साबित हुआ। आज के समय में बहुत से लोगों के मन में साइको किलर के नाम से कुख्यात रमन राघव को लेकर यादें धुंधली होगी, या फिर कईयों को इस बारे में पता भी ना हो। लेकिन 60 के दशक में यह शख्स गरीबों के लिए यमराज से कम नहीं था। रमन राघव के पुराने इतिहास के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि माना जाता था कि वो दक्षिण भारत का रहने वाला था। 1965-66 के समय में मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की हत्याओं की खबरों ने सभी को सन करके रख दिया था। पुलिस भी अनजान थी कि आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में बेसहारों को अपना शिकार बना रहा है। अधिकतर रात में होने वाले कत्लों में हत्या का एक ही तरीका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लोगों के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। एक साल के अंदर करीब 1.5 दर्जन लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, जिनमें से 9 लोग मारे गए। वहीं इस अनजान हमलावर के पकड़ में ना आने के चलते मुंबई पुलिस सहित जनता भी हैरान थी। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते। वो ऐसा समय था जब लोग खुद की बचाव करने के लिए लकड़ी या डंडा लेकर चलते थे। हालांकि बीच के एक साल इन घटनाओं में ब्रेक लग गया था। साल 1968 में एक बार फिर हत्याओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन इस सब में वारदात की वजह अलग अलग थी। पुलिस जांच में जुटी थी और कई घायलों की मदद से इस हमलावर का स्केच बनवाया गया, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने इस खूंखार हत्यारे रमन राघव को पहचान लिया। भारत का पहला सीरियल किलर जो कहता था सरकार मुझे औरत बनाना चाहती है, जिसने खाने को मुर्गा मांगा और बदले में एक 40 कत्लों की दास्तां सुना दी। 41। वो कहता था दुनिया एक नहीं 2 है, एक जिसमें कानून रहता है और दूसरी जिसमें बाकी सब। वो खुद को कानून का प्रतिनिधि बताता था और कहता था कि कानून की बदौलत उसे शक्ति हासिल हुई थी, जिसकी वजह से सरकार उसकी दुश्मन बनी हुई है। सरकार भी एक नहीं, उसके मुताबिक भारत में 3 सरकारें थीं, कांग्रेस की, अंग्रेज़ों की और तीसरी अकबर की। उसके मुताबिक ये तीनों उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। साजिश उसका चेंज करने की, उसे होमोसेक्सुअल बनने की। सिरफिरी से लगने वाली ये बातें एक कातिल की कहानी है, एक सीरियल किलर जिसने 41 लोगों का मर्डर किया। बच्चे, बूढ़े, औरत, यहाँ तक के अपनी सगी बहन तक को ना छोड़ा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है 1960 के दशक की। मुंबई जो तब बॉम्बे हुआ करता था, यहाँ मलाड गोरेगांव जोगेश्वरी के इलाके में अचानक एक के बाद एक हत्या की घटनाएं होने लगी। तरीका लगभग सब एक सा था। रात में सोए हुए लोगों पर अचानक कोई तेज वार से हमला करता और उनकी हत्या कर देता। हत्या किए गए अधिकतर लोग गरीब और फुटपाथ पर सोने वाले थे। जब हत्या की वारदातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई तो पुलिस को हरकत में आना पड़ा। उस दौर में हत्यारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि हर रात 2000 के आसपास पुलिस वाले रातों को गश्त लगाते। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, लेकिन सबूत के अभाव में सब छोड़ दिए गए। 1965 में ये केस रमाकांत कुलकर्णी के पास आया। कुलकर्णी क्राइम ब्रांच के नए हेड नियुक्त हुए थे। उन्होंने इस केस की छानबीन शुरू की। इसके 3 साल बाद एक घटना हुई। तारीख 27 अगस्त 1969। क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियाल्हो दक्षिणी मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में घूम रहे थे। फियाल्हो बस का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी खाकी शॉर्ट्स और लंबे नीली कमीज पहना एक शख्स उन्हें सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फियाल्हो को उस पर शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगा। फियाल्हो ने देखा कि उसके हाथ में एक छाता था जो गीला था, जबकि उस रोज़ बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। फियाल्हो ने उससे इस बारे में सवाल करने का निश्चय किया। उसने जवाब में बताया कि वो चिंचोली मलाड से आ रहा है, जहां बारिश हुई थी। मलाड का नाम सुनकर फियाल्हो का एंटीना खड़ा हो गया, क्योंकि जैसा पहले बताया हत्या की घटनाएं उसी इलाके में हुई थी। शक का एक और कारण उसकी उंगली में लगा मेटल का वो छल्ला था, जिसे दर्जी सिलाई करते हुए पहनते हैं ताकि सुई उंगली में ना चुभे। कुछ रोज़ पहले मलाड में एक दर्जी की हत्या हुई थी, इसलिए फियाल्हो का शक और बढ़ गया।
उन्होंने उसे थाने ले जाने की सोची। फिर अल्लाह ने उसे अपनी जीप में बैठने को कहा और वह बिना ना नुकुर किए बैठ भी गया। पुलिस स्टेशन में उसकी उंगली के निशान की जांच की गई तो पता चला ठीक यही निशान कुछ रोज पहले एक कत्ल के घटना स्थल से मिले थे। पक्का हो गया कि ये वही शख्स है जिसने खून किया था। इस शख्स का नाम था रमन राघव। कई सालों से वो हत्या कर रहा था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब खुद रमन राघव ही दे सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड से पहले इससे पहले भी वो कई बार चोरी डकैती के मामलों में जेल गया था। रमन राघव के अलावा उसके कई और नाम भी थे, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, थम्बी, वेलुस्वामी आदि। गिरफ्तारी के समय उसके पास से चश्मा, 2 कंघिया, 1 कैंची, 1 अगरबत्ती का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज़ जिन पर गणित के कुछ निशान बने हुए थे मिले थे। इसके अलावा पुलिस के पास उससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कई दिन तक उसे कूटने के बाद भी वो मुंह खोलने को तैयार नहीं था। फिर एक रोज़ जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कुछ चाहिए तो उसने झट से जवाब दिया, मुर्गा। उसकी ये फरमाइश पूरी करने के बाद पुलिस अफसर ने उससे एक और बार पूछा, और कुछ चाहिए? इस बार उसने जवाब दिया कि उसे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। जब पुलिस वाले ने जवाब दिया कि कानून में इसकी इजाज़त नहीं, उसने कुछ और चीज़ों की मांगे रखी। नारियल का तेल, कंघी और शीशा, ये सब लाकर उसे दिया गया। तेल की शीशी खोलकर उसने उसमें से तेल निकाला और पूरे बदन पर मल लिया। इसके बाद उसने कंघी से अपने बाल बनाए और कुछ देर शीशे में खुद को निहारता रहा। इसके बाद वो पुलिस को अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो गया। उसने पुलिस को बताया उस जगह के बारे में जहां उसने अपने हथियार छिपा कर रखे थे। वहां कुछ चाकू, क्रोबार और कुछ तेज हथियार पुलिस के हाथ लगे। उसने बताया कि इन्हीं हथियारों से उसने 41 लोगों की हत्या की, जिनमें उसकी सगी बहन भी शामिल थी। जब पूछा गया क्यों, तो उसने अजीब और उटपटांग जवाब दिया। मसलन जब उसे मनोवैज्ञानिकों के पास भेजा गया तो उसने उन्हें बताया कि वो एक दूसरी दुनिया का मालिक है, कानून का प्रतिनिधि है और सब लोग उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत के दौरान वो बार बार कहता था कि वो 101% पुरुष है। और भी कई बातें थी जिनमें से कुछ हमें एकदम शुरुआत में आपको बताई थी। उसकी बातों से पता चलता था कि उसमें मनोरोग के लक्षण है, खासकर से प्रति ऑब्सेशन और औरतों के प्रति नफरत कूट कूट कर उसमें भरी हुई थी। लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसा था? सीरियल किलर रमन राघव कैसे बने, ये जानने के लिए हमें उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानना होगा। रमन की ज़िंदगी के बारे में लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर में बताते हैं कि रमन को हत्या और चोरी करना उसके पिता ने सिखाया था। वह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले के एक गांव से आता था। उसे अपने पिता से खास लगाव था, लेकिन औरतों से उसका संबंध कभी अच्छा ना रहा। उसकी शादी उसकी अपनी ही बहन की बेटी से तय हुई थी, जिसका नाम गुरुनम्मा था। खुशवंत लिखते हैं कि तमिलनाडु की कुछ जातियों में ये प्रथा आम थी। शादी के कुछ वक्त बाद भी रमन को चोरी के एक मामले में जेल हुई। जब रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी। इसके बाद उसकी शादी एक और लड़की के साथ ठहराई गई, लेकिन यहाँ भी ठगे जाने का एहसास हुआ जब पता चला कि वो लड़की किसी और के द्वारा ठुकराई हुई थी, जिससे उसे एक बच्चा भी था। आगे चलकर उसने मुंबई में एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी की। यहाँ भी उसे एक बुरा अनुभव हुआ। जिस दोस्त के साथ वो मुंबई में रहता था, एक रात उसकी पत्नी ने उसके साथ इसकी इच्छा जताई। उसने इनकार कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसी औरत ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। खुशवंत लिखते हैं कि शायद इन्हीं घटनाओं के कारण उसका मन औरतों के प्रति नफरत और उसके प्रति कुंठा से भर गया था। पुलिस हिरासत में से बारे में बात करते हुए एक बार उसने एक डॉक्टर से कहा था, जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है वैसे ही इंसान को उसकी। एक दूसरे मौके पर डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? इसका जवाब उसने नहीं में दिया। जब पूछा गया क्यों, तो इस पर उसने कहा क्योंकि भगवान औरतों की तरफदारी करता है। 1964-65 के बीच में पहली बार उसने लोगों की हत्या करना शुरू किया। कई बार औरतों का रेप भी किया। घटनाएं कई हैं। एक बार उसने एक झोपड़ी में घुसकर पूरे परिवार को मार डाला था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हत्या करने से पहले वो कुछ सोचता नहीं था। हालांकि एक बार उसने एक डॉक्टर को बताया था कि उसके मन में हत्या के संदेश आते थे और वो हत्या कर देता था। इसके अलावा मर्दानगी के प्रति भी उसके मन में सनक पैदा हो गई थी।
एक बार जब जेल में बाल काटने वाले ने गलती से उसकी थोड़ी सी मूंछ काट दी तो वो उसे मारने के लिए दौड़ गया। 7 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। कहता था मैं किसी औरत की तरह नहीं दिखना चाहता। औरतों के प्रति उसकी नफरत भी इसके प्रति सनक का ही एक रूप थी। जेल में रहते हुए उसने अधिकारियों को ऑफर दिया था कि अगर उसे 1 साल की बेल दे दी जाए और साथ में एक औरत तो वो किसी का खून ना करेगा। साथ ही उसकी शर्तें थीं कि औरत 30 साल से कम उम्र की होनी चाहिए और चाहे तो वो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ सेक्स से मतलब था। उसे किसी औरत के खाना पकाना आदि काम करने से कोई मतलब ना था। उसने 41 कत्लों की बात स्वीकारी थी, लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने इससे भी ज़्यादा हत्याएं की थी। इन मामलों में सरकारी वकील द्वारा उसे सजाए मौत देने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने उसे मानसिक रूप से बीमार मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा दी। उसे पुणे के यरवड़ा जेल में भेज दिया गया, जहां उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में इलाज चलने लगा। 1995 में राघव की ससुन हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी की वजह से मौत हो गई।